हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री दैट इज़ कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स एक आयरिश पोइट यानी आयरलैंड के रहने वाले पोइट थे। इन्होंने इस पोम को अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखा है। वो कहते हैं कि मैं इस इनिसफ्री नाम के आइलैंड पर बचपन में रहा हूँ। दैट इज़ फुल ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो बहुत ही शांत है, शहर से दूर एकदम से, जहाँ पर बिल्कुल ही किसी भी शोर शराबा का आभास नहीं होता है। बहुत ही ट्रैंक्विल प्लेस है, बहुत ही शांत है, पीसफुल है। उसके बारे में याद करते हुए इस पोम को उन्होंने लिखा है, क्योंकि विलियम बटलर ईट्स जो थे, समर्स में जब बचपन में जाया करते थे तो समर में ये एक जगह पड़ती है यहाँ पर लोगिल नाम की, LOUGH, लोगिल। ये जगह पड़ती है यहाँ पर आयरलैंड में। इसी के आसपास में कहीं पर ये छोटा सा आइलैंड है इनिसफ्री। तो यहाँ पर ये समर्स में इन्होंने अपना बचपन गुजारा है और इन्हें पता है कि ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अब जब ये ओल्ड एज में हैं तो ये एक दिन लोगिल के कहीं किसी जगह पर टहल रहे हैं और अचानक इनको इस आइलैंड की याद आती है और इसके बाद में ये इस पोम को कंपोज़ करते हैं। ये पोम जो है एक लिरिकल है। लिरिकल पोम वो पोम होती है जिसको रिदमिक वे में, रिदमिक फ्लो में गाया जा सकता है और इसको लायर नाम के इंस्ट्रूमेंट पर गाया जाता है। लिरिक है, इसको नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसको लायर नाम के इंस्ट्रूमेंट पर प्ले किया जा सकता है आसानी से, तो इसलिए इसका नाम लिरिक रखा गया है। इस पोम में कुल मिलाकर के 12 लाइन्स हैं। हर एक जो स्टैंजा है वो 4 लाइन का बना है। पोएट्री में एक स्टैंजा अगर 4 लाइन्स का बना है तो उसको क्वेट्रेन बोलते हैं, QUATRAIN, क्वेट्रेन। क्वेट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन का एक स्टैंजा। तो ये जो पोम है बेसिकली 12 लाइन्स की है और ये 3 क्वेट्रेंस में डिवाइडेड है। इसकी जो राइम स्कीम होगी वो AB बढ़ते हुए क्रम में, फिर CD, उसके बाद में फिर EF और EF, कुछ इस तरीके से होगी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। पोएट सोच रहा है और ही इज़ सिटिंग इन हिज कैबिन, अपने कैबिन में बैठा है, रूम में बैठा है और ही जस्ट इमेजिनिंग, वो सिर्फ कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन में है, सोच रहा है क्योंकि वो एक बार जा चुका है। सो ही सेज आई विल अराइज एंड गो नाउ। पोएट कहता है कि आई विल अराइज, ऐसा मेरा मन करता है कि आई जस्ट स्टैंड अप, मैं अभी खड़ा हो जाऊँ, एंड गो नाउ, और अभी चला जाऊँ, एंड गो टू इनिसफ्री, और खड़ा होकर तुरंत कहाँ निकल जाऊँ, टू द आइलैंड ऑफ इनिसफ्री दैट इज़ वेरी पीसफुल एंड ट्रैंक्विल। एक ऐसी जगह जो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ट्रैंक्विल है, वेयर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय इन समर्स, जहाँ पर मैंने गर्मियों में बचपन गुजारा है। वेयर आई एन्जॉयड अ लॉट, जहाँ पर मैंने बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर, इट्स माई लॉन्गिंग, ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी लॉन्गिंग है कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ और सीधे इनिसफ्री के लिए निकल जाऊँ। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ जा कर के जो मेरे बचे हुए दिन हैं, जो ओल्ड एज का टाइम है, वो मैं स्पेंड करूँ कैसे, मेकिंग अ स्मॉल कैबिन, वहाँ पर मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँ। कैबिन मीन्स अ हट, एक झोपड़ी बनाऊँ, अ स्मॉल हाउस बनाऊँ छोटा सा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स। ये घर जो बना होगा दैट विल बी मेड ऑफ क्ले, ये मिट्टी का, सॉइल का जो वहाँ पर होगी उससे, एंड वेटल्स से एक तरीके से स्टिक्स कह सकते हैं, एक तरीके से झाड़ियाँ जो होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती हैं, उनको कह सकते हैं, दैट आर यूज़ टू मेक हट्स, जिनका यूज़ हट बनाने के लिए या शेड बनाने के लिए करते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक वहाँ पर कैबिन बनाऊँगा क्ले और वेटल्स का, 9 बीन रोज़, और क्या करूँगा वहाँ पर, चूँकि रहूँगा तो खाने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगा, नेसेसरली कुछ ना कुछ चाहिए होगा। सो आई
प्लांट 9 बीन रोज, मैं वहाँ पर बीन्स उगाऊंगा। बीन्स की 9 पंक्तियाँ, लाइंस मैं वहाँ पर प्लांट करूँगा, लगाऊंगा। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और क्या करूँगा, हनी के लिए हनी बी लगाऊंगा। एक हनी के लिए मैं एक हाइव लगाऊंगा ताकि वहाँ पर जो बीज हैं वो आएँ और वो जो हनी है वो कलेक्ट करें वहाँ पर, जिससे मुझे हनी भी मिल सके, और सिर्फ हनी नहीं, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और ताकि उस ओपनिंग में, ग्लेड का मतलब ओपनिंग प्लेस, एक खाली जगह जहाँ पर ये हनी बी होगा, वहाँ से मुझे बी लाउड का मतलब जो हमिंग साउंड होगी, बीज़ की, मधुमक्खियों की जो साउंड आ रही होगी, हम करके जो बजिंग साउंड होती है, वो भी मैं इंजॉय कर सकूं, उसे भी मैं सुन सकूं। पोएट कहता है कि दीज आर द ट्रैंक्विल थिंग्स, ये उसके लिए बहुत ही पीसफुल चीज़ें हैं जिन्हें वो फिर से सुनना चाहता है, जिन्हें वो फिर से इंजॉय करना चाहता है। So this is the stanza number first. In stanza number 2, W.B. Yeats says, and I shall have some peace there, और कहते हैं कि वहाँ पर मैं बहुत ही पीस को प्राप्त करूँगा, पीसफुली रहूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, कहते हैं, और पीस मिलती कैसे है, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे किसी चीज़ का गिरना। क्या, जैसे ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कहते हैं कि वहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में, व्हेन इट इज़ मॉर्निंग एंड जो स्काई है दैट इज़ क्लाउडी, वो कैसा हो, व्हील्स वाला हो, व्हील्स ड्रॉप कर रहा हो, यानी कि जो मॉर्निंग हो वो क्लाउडी हो, यानी कि ही इज़ अनेबल टू सी प्रॉपरली, जब ठीक से कुछ दिख नहीं रहा हो क्लाउडी होने के कारण, वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और उस समय में जो क्रिकेट है, क्रिकेट मतलब एक तरीके का ग्रॉस हॉपर होता है, बट ग्रॉस हॉपर से साइज़ में थोड़ा सा ये छोटा होता है, सेम जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो कहते हैं जहाँ पर क्रिकेट सिंग करेगा सवेरे सवेरे, और वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, जो व्हील्स हैं, व्हील्स का यहाँ पर मतलब क्या है, क्लाउड से, कहते हैं जो मॉर्निंग होगी वो कैसी होगी, क्लाउडी होगी। इट इज़ जस्ट लाइक अ वूमन, एक औरत की तरह जिसने अपने चेहरे को वेल से ढक रखा हो, यानी कि वी आर अनएबल टू सी द फेस ऑफ द वूमन, हम क्लियरली उस वूमन के, उस लेडी के चेहरे को ना देख पाएँ। ठीक वैसे ही मॉर्निंग ने क्या कर रखा है, अपने चेहरे को, यानी जो नेचर है वहाँ का, उसको हम क्लियर देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग है उसने वेल्स यानी क्लाउड ओढ़ रखा है चारों तरफ, जो स्काई है दैट इज़ क्लाउडी, वो क्लाउडी है, तो हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ठीक उसी समय पर वहाँ पर जो क्रिकेट साउंड होगी, जो क्रिकेट सिंग कर रहे होंगे, धीरे धीरे जो उनकी आवाज़ आ रही होगी गुनगुनाने की, दैट आई विल इन्जॉय, वो मैं इन्जॉय करूँगा देयर। और कहते हैं कि इसके बाद में द मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, सवेरे के टाइम पे तो ये इन्जॉय करेंगे, देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, जहाँ पर मिडनाइट के टाइम में चारों तरफ ग्लिमरिंग होगी। ग्लिमरिंग का मतलब साइनिंग होगी। क्यों साइनिंग होगी? क्योंकि देयर, वहाँ पर देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होंगे, उनको हम देखेंगे, उनकी लाइट्स एंजॉय करेंगे। दे विल बी ट्विंकलिंग, वो ट्विंकल कर रहे होंगे, ग्लिमर कर रहे होंगे, शाइन कर रहे होंगे, एंड तब मैं मिडनाइट को एंजॉय करूँगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और कहते हैं कि वहाँ की जो पर्पल ग्लो कलर की नून होगी उसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद में कहता है कि एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, कहते हैं कि सुबह हम क्रिकेट साउंड को एंजॉय करेंगे, क्रिकेट सॉन्ग को एंजॉय करेंगे गाते हुए। मिडनाइट में जो ग्लिमरिंग्स होगी, जो साइनिंग होगी और डिफरेंट इंसेक्ट्स की, उसे एंजॉय करेंगे। नून टाइम वो पर्पल ग्लो होगी, उसको हम एंजॉय करेंगे। नून एकदम से बैंगनी कलर की हो जाएगी वहाँ पर, कुछ पेड़ पौधे फूल के कारण और कुछ साइनिंग के कारण। ठीक ऐसे ही शाम को हम जो लिनेट्स, एक चिड़िया होती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है लिनेट, ये गाती बहुत अच्छा है, स्मॉल बर्ड होती है, ब्राउन और ग्रे कलर की, इसकी चोंच छोटी सी होती है। कहते हैं कि लिनेट जो है उसके जो पंख हैं उनकी फ्लटरिंग की साउंड सुनेंगे और हम शाम को खूब इंजॉय करेंगे वहाँ पर आइलैंड्स पर। लिनेट
बेसिकली ये जो लिनेट पक्षी है, बर्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ में खूब पाया जाता है। बहुत सारी पोम्स में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको खूब डिस्क्राइब किया गया है। तो कहते हैं कि लिनेट विंग्स का भी इंजॉय करेंगे। तो स्टैंजा नंबर 2 में वो बताता है कि हम कैसे पीस को वहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से पीस को फाइंड आउट करेंगे और कैसे इंजॉय करेंगे डिफरेंट थिंग्स के द्वारा। पैराग्राफ स्टैंजा नंबर 3 जो आता है उसमें कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ। सेम लाइन से इसने स्टार्ट किया था पहली स्टैंजा में भी, थर्ड स्टैंजा में भी वो कहता है कि आई विल। जब किसी लाइन को फिर से रिवाइज किया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन होता है। आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। किसी भी लाइन या किसी भी फ्रेज को अगर रिपीट किया जाता है एक से ज़्यादा लाइंस में, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, पोएटिक डिवाइस, रिपीटेशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। आगे कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ। फिर से वो कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि आई जस्ट स्टैंड अप, मैं अभी खड़ा हो जाऊँ और चला जाऊँ। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे एंड दिस थॉट रिमेन्स विद मी नाइट एंड डे। ये जो थॉट है मेरे साथ में डे नाइट रहता है, ऑलवेज ये मेरे साथ में लिंगर करता रहता है, बना रहता है। बिकॉज आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि मैं क्या है ना, मैं जैसे ही घर से बाहर इधर उधर निकलता हूँ तो मैं जो वहाँ की लेक है उसका मैं साउंड सुनता हूँ। लैपिंग, लैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग, लैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग। जो पानी के टकराने की जो कलकल की आवाज़ आती है, जो हल्की सी साउंड आती है, उसको मैं सुनता रहता हूँ। मेरे मन में वही आवाज़ चलती रहती है और उसको बार बार सुनने का मन करता है कि काश मैं वहाँ पर होता तो मैं अब तक जो लेक वाटर का साउंड था, जो लैपिंग है, वो अब तक मैं सुन रहा होता। बट ऐसा नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैं उस ट्रैंक्विलिटी को, उस पीसफुलनेस को एंजॉय करना चाहता हूँ वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे। और ये साउंड जैसे ही जब मैं घर के बाहर जाता हूँ, किसी रोड वे पर खड़ा होता हूँ, सड़क पर, या पेमेंट्स ग्रे, या जो कच्चे रास्ते हैं, जो स्टोन्स वाले रास्ते हैं, जब वहाँ पर मैं गांव के बाहर, शहर के बाहर खड़ा होता हूँ, तो वहाँ से मुझे ये साउंड सुनाई देती है। ये साउंड कंटिन्यूअसली आती हुई प्रतीत होती है और ये साउंड मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि इस समय मुझे वहाँ होना चाहिए। आई हेयर इट इन द डीप ऑफ हार्ट स्कोर। और ये साउंड रियल में नहीं सुनाई दे रही, वो इमेजिन कर रहा है क्योंकि वो वहाँ रह चुका है। इसलिए वो कह रहा है कि ये साउंड मेरे हार्ट के डीप कोर में, यानी मेरे दिल के कहीं बहुत अंदर जाकर के ये आवाज़ स्ट्राइक करती है, सुनाई दे रही है। और इस साउंड को, इस लैपिंग को मैं सुनना चाहता हूँ वहाँ जा कर के। यानी पोएट जो है वो अल्टीमेटली इनिस्फ्री जाना चाहता है और जो ट्रैंक्विलिटी है, जो पीसफुलनेस है, जो वहाँ की ब्यूटी है डिफरेंट थिंग्स में, जो लैपिंग वाटर है लेक का, वो उसे एंजॉय करना चाहता है। वो वहाँ पर अपना पूरा जो ओल्डन टाइम है, जो ओल्ड एज है, वहाँ पर गुजारना चाह रहा है कि वो वहाँ पर रहेगा और उसे वहीं पर अपना घर बनाएगा और सारी चीज़ों को एंजॉय करेगा। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं लीगल ऑफ इनिस्फ्री में जो लिटरेरी डिवाइसेस का। एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राइम स्कीम जो है वो ए बी का यूज़ किया गया है। देखो, इनिस्फ्री ए हो गया, मेड बी हो गया, हनी बी और फ्री का साउंड सेम कर रहा है तो ए हो गया, और ग्लेड और मेड का साउंड सेम कर रहा है तो बी हो गया, ए बी। ऐसे ही इसमें सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे तो स्लो जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो इनमें किसी से मैच नहीं करता है, सो सी हो गया। सिंग्स किसी से मैच नहीं करता, डी हो गया। नेक्स्ट ग्लो सी से मैच करता, सी हो गया। और ऐसे विंग्स जो है सिंग्स से मैच करता है और डी हो गया। तो सेकेंड स्टेंजा में सी डी हो गया। थर्ड में डी जो है इनमें किसी से मैच नहीं करता, सो इट इज़ ई। सोर जो है एफ, और ग्रे डे से मैच करता है अगेन ई, एंड कोर जो है वो शोर से मैच करता है, इसलिए इट इज़ हियर एफ। तो आपकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ, ये इसकी राइम स्कीम है। इसके बाद में रिपीटेशन आपको मैंने बताया कि रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जब हम किसी भी फ्रेज को, किसी भी लाइन को दोबारा यूज़ करते हैं। तो पहले और थर्ड स्टेंजा में इसका यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन का यूज़ किया गया है। ठीक है। इसके बाद में हर पोम में एलिट्रेशन लगभग मिल ही जाता है। एलिट्रेशन
का यूज यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हुआ। एलिट्रेशन एक्चुअली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का हम यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड समझते हो, जहाँ पर ए ई आई कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया गया, जहाँ पर ए ई आई ओ यू जैसे साउंड का यूज़ नहीं होता, वैसा साउंड नहीं आता है, तो हम वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ पर यूज किया गया है। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में भी हैव हाई फॉर हनी बी, देखिए ये इसमें एच जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, हाई में भी एच कॉन्सोनेंट है, हनी बी भी में कॉन्सोनेंट साउंड है। तो लाइन नंबर 3 में इसमें आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है कंटिन्यूसली यूज किया गया है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया एलिट्रेशन। पैसेज नंबर स्टेंजा नंबर 3 में भी कहीं पर ये लिखा है ले क्लैपिंग लो। हाँ, ये आप देखिए इसमें एल जो है वो यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, क्लैपिंग में भी एल जो है कॉन्सोनेंट साउंड, और लेक में भी यहाँ पर भी जो है ये आपका एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। थर्ड वन इस फॉर्म में इमेजरी का आप कह सकते हैं कि इमेजरी का अच्छा खासा यूज़ किया गया है, क्योंकि पोएट वहाँ पर रह चुका है, लास्ट में वो इमेजिन करके लिख रहा है कि ऐसा हो रहा होगा तो उसका मन कर रहा है। सो इमेजरी भी यूज की गई है। मेटाफर का यूज़ मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस लाइन में, जहाँ पर जो वेल्स हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन, वेल्स को हम क्लाउड से कह सकते हैं, यानी वेल्स का यूज़ क्लाउड के रूप में किया गया है। मॉर्निंग में जो मॉर्निंग ने क्या ओढ़ रखा है, वेल्स यूज कर रखे हैं, तो वेल्स यानी कि मॉर्निंग में जो क्लाउड्स हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, स्कैटर्ड। सो यहाँ पर ये मेटाफर का यूज किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया वेल का क्लाउड के साथ में। इसके साथ साथ में ही इसी लाइन में यहीं पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया। मैंने आपको बताया था कि पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होती है वो लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगती है। यहाँ पर जो मॉर्निंग है उसने देखो वेल्स ओढ़ रखे हैं, जबकि वेल्स कौन ओढ़ता है? वेल्स जो होते हैं, जो चूनर या दुपट्टा टाइप की ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स, कोई लेडी ओढ़ती है या लड़की या कुछ ऐसे करके, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो वेल्स को ओढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि मॉर्निंग ने वेल्स को ओढ़ रखा है, तो यहाँ पर ऐसे में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज़ लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में यानी पर्सन के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको लेक आइल ऑफ इनिसफ्री ठीक से समझ में आ गई होगी। एक आधा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका रह गया है वो ये है कि जो पोम है वो 1888 में जब मैंने बताया था कि ये लो गिल पर वॉक कर रहे थे, वहाँ पर ये इमेजिन करते हुए इसी टाइम में लिखी गई थी, और 1890 में इसको पब्लिश किया गया था। नेशनल ऑब्जर्वर नाम का एक वहाँ पर मैगज़ीन है, वो उसमें पब्लिश किया गया था। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपने इसको समझ लिया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।